कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बेहद खतरनाक क्रिमिनल्स को एक समुद्री जहाज के जरिए अपने देश वापस ले जाने की प्लानिंग चल रही है। उनमें पार्क नाम का एक क्रिमिनल सबसे ज्यादा खतरनाक था। उसने 30 से ज्यादा औरतों के खून किए थे और उसे अपने किए पर कोई पछतावा तक नहीं था। जल्द ही वो ऑफिसर ली से बदतमीजी करने लगा तो ली ने उसे गुस्से में बुरी तरह पीट दिया। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड सबको अपना काम समझा रहा था। इसके बाद सभी क्रिमिनल्स को अलग अलग सेल्स में भेज दिया गया, जहाँ हर एक क्रिमिनल के लिए एक गार्ड को रखा गया था। फिर ली ने सभी अपराधियों को यहाँ के कानून बताए तो अपराधियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन टॉम नाम का एक अपराधी एकदम शांत रहा। इसके अलावा वहाँ कई औरतें भी थी जो बेहद शातिर अपराधी थी, जिनमें से एक का नाम था जेनी। जेनी पर अपने पति और उसके माँ बाप का कत्ल करने का इल्जाम था। इन औरतों पर नजर रखने का जिम्मा ऑफिसर मैरी और डॉक्टर मैक्स पर था। इन खतरनाक अपराधियों को इतनी दूर ले जाने में कोई ना कोई हादसा होना पक्का था। यही सोचकर डॉक्टर मैक्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया था। इसके साथ वहाँ एला नाम की एक नर्स भी थी। जब वो मिलकर अपना सामान जचा रहे थे तो डॉक्टर मैक्स ने चुपके से दवाइयों के डब्बे से एक इंजेक्शन चुरा लिया। वहीं दूसरी ओर किचन में रसोइयों का एक ग्रुप मौजूद था जो मिलकर खाना बना रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर मैक्स चुराई हुई दवाइयां लेकर इंजन रूम में पहुंच गया। तब यह खुलासा होता है कि डॉक्टर मैक्स को इस शिप पर मौजूद सबसे खूंखार क्रिमिनल अल्फा को इंजेक्शन देने का मिशन दिया गया था। इस इंजेक्शन का मकसद अल्फा को पूरे सफर में सुलाए रखना था, मगर शिप में अल्फा को कहां रखा गया था ये पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर डेविड के अलावा और कोई नहीं जानता था। उधर डेविड कुछ खुफिया कागज देख रहा था तो उसे पता चला कि अल्फा पहले मिलिट्री में हुआ करता था। खैर रात के समय शातिर पार्क ने अपनी जीप में छुपाई हुई तार निकाली और उसकी मदद से उसने अपनी हथकड़ी खोल दी। फिर उसने ये तार दूसरे कैदी को दी ताकि वो भी आजाद हो सके। तभी अचानक ये खुलासा होता है कि किचन में जो रसोइये मौजूद थे वो कोई और नहीं बल्कि पार्क के ही चेले थे, जो असली रसोइयों को जान से मारकर उनकी जगह शिप में घुसाए थे। वहीं पार्क के सेल में जब एक पुलिस वाला चेक करने आया तो पार्क और उसके साथी ने मिलकर उसकी जान ले ली और उसकी लाश को फ्रीजर में छुपा दिया। इसके बाद पार्क के गुंडों ने कंट्रोल रूम में जाकर वहां मौजूद पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया और सारी नेटवर्क वाली तारें काट डाली ताकि ऑफिसर ली पुलिस हेडक्वार्टर से बात ही ना कर सके। खैर जल्द ही ऑफिसर ली को शिप में हो रही गड़बड़ के बारे में पता चला तो उसने अपनी टीम को जल्द से जल्द इकट्ठा किया, जिसमें मैरी भी शामिल थी। लेकिन जब वो कंट्रोल रूम में पहुंचे तो पार्क के गुंडों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। जल्द ही वहां जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई, मगर ऑफिसर ली और मैरी ने मिलकर पार्क के सभी गुंडों को खत्म कर दिया। तभी मैरी को एक क्रू मेंबर दिखा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैरी ने उससे पूछा कि इमरजेंसी में पुलिस हेडक्वार्टर्स तक खबर कैसे पहुंचा सकते हैं, तो उस आदमी ने बताया कि वो इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पार्क ने बाकी सभी क्रिमिनल्स को भी रिहा कर दिया था, मगर टॉम ने उसे समझाया कि शिप को हाईजैक करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी गलती की वजह से सबके सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। मगर पार्क ने उसकी एक न सुनी और सभी पुलिस वालों को मारकर शिप पर कब्जा करने का फैसला किया। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर मैक्स ने खुद को नर्स एला के साथ एक कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि वो पार्क के हाथों मरना नहीं चाहते थे। इधर पार्क जब इंजन रूम तक पहुंचा तो उसने जियान नाम के क्रिमिनल को पुलिस वालों की लाशें फ्रीजर में डालते हुए देखा, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इंजन रूम की पाइप्स में लीकेज है, जहां से होते हुए खून की बूंदें सीधा अल्फा के चेहरे पर गिरने लगी। अचानक उसकी आंख खुल गई और वो आजाद होने की कोशिश करने लगा। उधर ऑफिसर ली और उसकी टीम क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनके सेल्स तक पहुंची तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उनके कई ऑफिसर मारे जा चुके थे और सभी क्रिमिनल्स भाग गए थे। अब ली समझ गया था कि पार्क और उसके गुंडे इंजन रूम के सैटेलाइट फोन को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो अपनी टीम के साथ तुरंत इंजन रूम की तरफ भागा। वहीं पार्क इंजन रूम में जाकर सैटेलाइट फोन तोड़ने में जुटा हुआ था। फिर उसने एक एक करके वहाँ के क्रू मेंबर्स की जान लेनी शुरू की। जब वो आखिरी मेंबर को मारने ही वाला था तो ऑफिसर ली और उसकी टीम वहाँ पहुंच गई और उसके बाद तो भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर सबसे खूंखार क्रिमिनल अल्फा अब आजाद हो चुका था और वो भी इंजन रूम तक आ पहुंचा। अल्फा अंधा था, मगर वो चीजों की गर्मी से उन्हें महसूस कर सकता था। साथ ही उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी और वो आम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज था। जैसे ही पार्क ने अल्फा को देखा तो उसने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन अल्फा ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया और फिर उसकी आंखों के सामने ही उसके गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। फिर वो पार्क की तरफ मुड़ा और एक ही झटके में उसका भी काम तमाम कर दिया। ये सब देखते ही बाकी बचे हुए लोग तुरंत वहां से भाग निकले। वो इस तरह तो नहीं भाग पाते, इसीलिए टॉम अल्फा का ध्यान भटकाने में लग गया ताकि बाकी सब भाग सकें। आखिरकार वो सब एक छोटे से दरवाजे से भाग निकले और उन्होंने अल्फा के आने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर डेविड सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब उसे पता चला कि सभी क्रिमिनल्स फरार हो गए हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे डायरेक्टर नाम के एक आदमी का कॉल आया, जिसने उसे शिप पर हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया। तभी हम देखते हैं कि अनजान आदमी के सीने पर एक अजीबोगरीब सा नंबर था और ऐसा ही नंबर अल्फा के शरीर पर भी था। उधर शिप पर दो बचे हुए क्रू मेंबर्स लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अल्फा वहां आ गया और उसने उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उधर नर्स एला ये सब खिड़की से देख रही थी कि तभी अल्फा को उसकी भी भनक लग गई और उसने एला का भी गला घोंट दिया। जब डॉक्टर मैक्स ने ये देखा तो वो डर के मारे कैबिन से भाग निकला, जहां उसे ऑफिसर ली और उसके कुछ साथी मिले। जब ऑफिसर ली ने उसे धमकाया तो डॉक्टर मैक्स ने कबूल कर लिया कि उसे अल्फा को नींद का इंजेक्शन देने के पैसे मिले थे, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि अल्फा जाग कैसे गया। फिर ली ने मैरी और बाकियों को किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुपने को कहा और खुद बचे हुए लोगों को ढूंढने निकल पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिमिनल जियान घूमते घूमते जेनी के कमरे में घुस गया। उसने वहां मौजूद गार्ड को मारकर जेनी और बाकी क्रिमिनल्स को आजाद किया, मगर कुछ ही पलों में अल्फा वहां भी आ गया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पर जैसे तैसे वो सब अपनी जान बचाकर लिफ्ट में घुस गए। तब अल्फा भी उनके पीछे दौड़ा और लिफ्ट के ऊपर चढ़ गया। इधर ऑफिसर ली ने जब ये सब देखा तो वो कैदियों को अल्फा के आतंक से बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट सीधा नीचे जा गिरी, जिसमें दबकर जियान की मौत हो गई। तब ऑफिसर ली को लगा कि अल्फा भी मर गया होगा, लेकिन वो किसी तरह बच निकला था। खैर फिर ऑफिसर ली ने तुरंत जेनी को फ्रीजर में छुपा दिया और खुद अल्फा का सामना करने लगा। उसने जैसे तैसे अल्फा का हाथ तोड़ डाला, लेकिन फिर भी वो अल्फा की ताकत के सामने टिक न सका और मारा गया। इसके बाद वो फ्रीजर में घुसा तो जेनी घबराकर नीचे लेट गई और मरने का नाटक करने लगी। खुशकिस्मती से फ्रीजर की ठंड की वजह से अल्फा को उसके जिंदा होने का पता नहीं चला और वो चुपचाप वहां से बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर टॉम और बाकी लोग उस कमरे में पहुंचे जहां अल्फा को कैद किया गया था। वहां उन्हें अल्फा के कुछ कागजात मिले तो उन्हें पता चला कि अल्फा की उम्र तो बहुत ज्यादा है। सही मायने में तो उसे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। असल में वो साल 1943 के दूसरे विश्व युद्ध का फौजी है। युद्ध में जापानी फौजियों
अंग्रेजियों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया था, जिसके बाद उन्होंने उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए। असल में वो लड़ाई के लिए सुपर ह्यूमंस की फौज तैयार करना चाहते थे। फिर डॉक्टर मैक्स ने थोड़ी और छानबीन की तो पता चला कि अल्फा के अंदर कई सुपर ह्यूमन पावर्स हैं। वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर और तेज है और वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। इसके बाद हमें साल 1943 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ जापानी साइंटिस्ट अपने सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के सफल होने की खुशी मना रहे थे, लेकिन अचानक अल्फा उठ खड़ा हुआ और उसने सबको भयानक तरीके से मार डाला। इधर पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड एक स्पेशल टीम के साथ शिप की ओर रवाना हो गया। इस स्पेशल टीम के लोगों ने एक खास तरह का इंजेक्शन लिया था ताकि वो अल्फा की शक्तियों का मुकाबला कर सकें। फिर शिप पर पहुंचकर उनकी मुलाकात जेनी से हुई। जेनी ने उससे मदद मांगी, मगर डेविड का मकसद सिर्फ अल्फा को मारना था, किसी और की मदद करना नहीं। इसीलिए उसने देखते ही जेनी को गोली मार दी। इसके बाद उसने टॉम के साथियों को भी मार डाला और फिर उसका सामना टॉम से हुआ। पता चलता है कि डेविड और टॉम एक दूसरे को पहले से जानते थे। टॉम की छाती पर भी बिल्कुल वैसा ही नंबर था जैसा अल्फा के शरीर पर। फिर हमें पता चलता है कि कई साल पहले डेविड के ग्रुप ने बहुत सारे लोगों को अगवा करके उन पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं रहे। लेकिन उनमें से सिर्फ एक इंसान जिंदा बच गया था और वो था टॉम। इसका मतलब ये था कि उसके ऊपर किया हुआ एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, लेकिन वो डेविड के चंगुल से बच निकला और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ समय बाद उसने शादी की और एक प्यारा सा बेटा हुआ, मगर जल्द ही डेविड को भनक लग गई कि टॉम जिंदा है और वो कुत्तों की तरह टॉम के पीछे पड़ गया। एक दिन वो टॉम के घर में घुस आया और उसकी पत्नी और बेटे को जान से मार डाला। इस घटना से टॉम को इतना गहरा सदमा लगा कि वो अपना भेस बदलकर क्रिमिनल बन गया ताकि वो भी मौका मिलते ही डेविड से बदला ले सके। खैर तभी अचानक अल्फा ने वहां आकर डेविड और टॉम पर हमला कर दिया। तब डेविड ने एक खास इंजेक्शन लिया ताकि उसकी शक्तियां बढ़ जाएं और वो अल्फा का मुकाबला कर सके। जल्द ही उसने अल्फा को हरा दिया और टॉम के सामने गया। डेविड ने टॉम को हंसते हुए याद दिलाया कि कैसे उसने टॉम के नन्हे बच्चे को मार दिया था। तब टॉम ने गुस्से में डेविड पर हमला करके उसे समुद्र में फेंक दिया और खुद भी साथ ही कूद गया। फिर अगले दिन हम डायरेक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक आइलैंड पर वही पुराने वाले डेविड के एक्सपेरिमेंट चला रहा था। फिर वहाँ एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि टॉम का बेटा ही था। असल में डेविड ने टॉम के बेटे को मारा नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी टॉम की तरह सुपर पावर्स थी। वो तो बच्चे को उठाकर डायरेक्टर के पास ले आया था। तब ये खुलासा होता है कि डायरेक्टर भी उसी 1943 वाले जापानी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, जिसमें अल्फा और डायरेक्टर दोनों को सुपर ह्यूमन पावर्स मिल गई थी। अब डायरेक्टर का मकसद था ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सुपर ह्यूमंस बनाकर एक नई दुनिया का निर्माण करना। उधर टॉम समुद्र में कूदने के बाद बचकर किनारे तक आ पहुंचा और अब वो इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें एक शार्प स्नाइपर सैम लॉर्ड दिखाई देता है। वो एक बड़ी बिल्डिंग की छत पर अपने स्पॉटर केन के साथ अपनी स्नाइपर सेट करके किसी का इंतजार कर रहा है। यहाँ पहले मैं आपको इस सैम के बारे में कुछ बता दूं। ये सैम नाम का बंदा एक एजेंसी के लिए काम करता है। असल में ये एजेंसी डार्क वेब से अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स या वीआईपी लोगों के मर्डर का ऑर्डर लेती है और ये मर्डर सैम लॉर्ड अपनी स्नाइपर राइफल से करता है। हर हाई प्रोफाइल मर्डर के बदले उसे मोटी रकम मिलती है। सैम जिस एजेंसी में है उसकी लीडर का नाम तुम्हारा है। डार्क वेब से डायरेक्ट ऑर्डर्स तुम्हारा के पास आते हैं और उन ऑर्डर्स में से जो सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग, पॉलिटिशियन या प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हें मारने की जिम्मेदारी सिर्फ सैम लॉर्ड को दी जाती है, क्योंकि सैम ऐसा स्नाइपर है जिसका आज तक कोई टारगेट मिस नहीं हुआ। एक बार डार्क वेब से ऑर्डर मिलने के बाद उसकी राइफल के सामने से कोई बचकर निकल जाए, ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही एक दिन उनकी एजेंसी को डार्क वेब से एक हाई प्रोफाइल बंदे को स्नाइपर शॉट से मारने का ऑर्डर मिलता है और ये मर्डर उसके समर्थकों के सामने पब्लिकली करना है। ऑर्डर मिलते ही सैम अपने स्पॉटर के साथ एक बिल्डिंग के ऊपर अपनी स्नाइपर सेट करके टारगेट का वेट करने लगता है। सैम और केन अपने स्नाइपर स्कोप से उस आदमी को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद वो आदमी अपनी गाड़ी से उतरता है। यहाँ दिखता है कि उसके चारों तरफ बहुत तगड़ी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल है। जैसे ही वो आदमी उतरता है, सैम अपनी स्नाइपर से उसके सिर का निशाना लगाता है, लेकिन तभी केन अपने बाइनोकुलर में देखता है कि पास में ही बहुत सारे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। केन कहता है कि अगर 1 इंच की भी गलती हुई तो शॉट किसी बच्चे को लग सकता है, मगर सैम कहता है कि तू बस मुझे वहां की दूरी और विंड की स्पीड एकदम परफेक्ट बता दे, मेरा शॉट कभी मिस नहीं होता। केन जैसे ही उसे डिस्टेंस और हवा की स्पीड बताता है, सैम एक खतरनाक शॉट लेता है, लेकिन तभी अचानक एक लड़की उस आदमी के सामने आ जाती है। नतीजा ये होता है कि शॉट उस आदमी के सिर पर लगने के बजाय उस औरत की पीठ पर लग जाता है। ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर वीआईपी पर स्नाइपर अटैक होते देख सिक्योरिटी वाले अपनी गन्स लॉड कर लेते हैं और स्नाइपर की लोकेशन डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर सैम अब और कोई गलती नहीं करता और अपना अगला निशाना सीधा उस आदमी के सिर पर लगाता है। अब वो एकदम परफेक्ट तरीके से उस आदमी के सिर की खोपड़ी के बीचों बीच स्नाइपर शॉट मारने में कामयाब हो जाता है। इस जानलेवा शॉट के बाद वो अपने स्पॉटर केन से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके स्नाइपर पैक करो और यहाँ से निकलो। वो दोनों तेजी से अपनी गन समेटते हैं और बिल्डिंग से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन कुछ ही मंजिल नीचे उतरने के बाद उन्हें दिखता है कि उस आदमी की सिक्योरिटी ने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। साथ ही कुछ गार्ड्स ऊपर की तरफ भी आ रहे हैं, यानी सैम और केन यहाँ बुरी तरह फंसने वाले हैं। एक वीआईपी पर हुए इस हमले की वजह से बिल्डिंग के बाहर पुलिस की गाड़ियां भी भर जाती हैं। सैम और केन सिक्योरिटी की नजरों से बचते बचाते नीचे तो आ जाते हैं, लेकिन आखिर में उनकी किस्मत साथ नहीं देती और वो गार्ड्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। पर सैम उन्हें अपनी बातों में उलझाए रखता है और अचानक उन पर हमला कर देता है। वो अकेला ही वहां 4-5 गार्ड्स को मार गिराता है। गार्ड्स को ढेर करने के बाद वो दोनों वहां से भागकर एक कचरे वाले ट्रक में कूद जाते हैं और वहां पड़े काले प्लास्टिक से खुद को ढक लेते हैं। बाकी सिक्योरिटी वाले उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि वो दोनों इसी ट्रक के अंदर छिपे। तभी वो ट्रक वहां से रवाना हो जाता है और इस तरह वो मौत के मुंह से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहां से सुरक्षित निकलने के बाद उनकी एजेंसी की लीडर तुम्हारा का कॉल आता है। मिशन सक्सेसफुल होने की वजह से तुम्हारा उसे अपनी पेमेंट ले जाने के लिए कहती, लेकिन यहाँ सैम उसे साफ कह देता है कि वो अब एजेंसी के साथ काम नहीं करेगा। आज के मिशन में उसे एक बेगुनाह की जान चली गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। उसने आज तक जिन्हें भी मारा था वो सब टेररिस्ट या अपराधी थे, लेकिन आज उसकी एक गलती से एक मासूम लड़की की जान चली गई। वो तुम्हारा को वार्निंग देता है कि अब उससे कोई कांटेक्ट न किया जाए और फोन काट देता है। इसके बाद वो केन के साथ फ्लाइट पकड़कर अपने शहर वापस आ जाता है और वहां उतरने के बाद दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। खैर, इस हत्याकांड के बाद सैम अपने इलाके में वापस आ जाता है। वो शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक सीक्रेट ठिकाने पर रहने लगता है। सैम के इस घर की लोकेशन उसके स्पॉटर केन के अलावा दुनिया में किसी दूसरे को नहीं पता। ऐसे ही कुछ दिन छिपकर रहने के बाद एक दिन वो अपनी स्नाइपर निकालकर उसे साफ करने लगता है। तभी उसकी एजेंसी की लीडर तुम्हारा का कॉल आता है। सैम उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो अब उस एजेंसी में वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन जब तुम्हारा बार-बार कॉल करती है तो सैम चिढ़कर फोन उठा लेता है। तुम्हारा उसे बताती है कि उसके लिए एक आखिरी मिशन आया है। ये काम करने के बाद तुम्हारा उसे फिर कभी एजेंसी के काम के लिए नहीं बुलाएगी। ये उसका एजेंसी के लिए आखिरी टास्क होगा। तुम्हारा की बातें सुनकर सैम राजी हो जाता है और फाइनली उस जंगल वाले घर से निकलकर फिर से फ्लाइट पकड़ लेता है।
जैसे ही सैम लैंड करता है वो देखता है कि केन पहले से ही उसके लिए गाड़ी और छाता लेकर खड़ा है। केन बताता है कि एजेंसी ने उन्हें रिसीव करने के लिए ये गाड़ी भेजी है। अचानक ऐसी खातिरदारी देखकर सैम को थोड़ा शक होने लगता है। गाड़ी में जाते वक्त वो केन से कहता भी है कि भाई ये तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे, लेकिन केन जिसे हमेशा नजरअंदाज किया गया था अचानक ऐसी मेहमान नवाजी पाकर फूला नहीं समाता और उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वहां से उन्हें एक 7 स्टार होटल में ले जाया जाता है। वहां का स्टाफ उनके साथ ऐसे पेश आता है जैसे वो कोई बहुत बड़े वीआईपी हो। होटल में घुसते ही एक स्टाफ मेंबर वेलकम ड्रिंक्स के साथ उनका स्वागत करता है और उन्हें लिफ्ट से एक आलीशान वेटिंग रूम में ले जाता है। वहां पहुंचकर स्टाफ कहता है सर ये सब आप ही के लिए बुक किया गया है। रूम के सारे फीचर्स समझाकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सैम फिर से केन को टोकता है, इनका बर्ताव मुझे बहुत सस्पेक्टेड लग रहा है। इतने साल एजेंसी में काम किया पर ऐसी खातिरदारी कभी नहीं देखी। अचानक इनका प्यार इतना क्यों उमड़ रहा है? पर केन सैम की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वो तो वहां की लग्जरी देखकर फिदा हो चुका है और उल्टा सैम से कहता है अरे भाई जो मिल रहा है पहले उसे एंजॉय तो कर। केन की ऐसी बचकानी बातें सुनकर सैम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे झाड़ते हुए कहता है अबे तुझे समझ नहीं आ रहा, इन्होंने आज तक हमें इतना भाव नहीं दिया तो अब ये इतना मक्खन क्यों लगा रहे हैं। खैर उनकी ये बातें चल ही रही थी कि अचानक कमरे की डोरबेल बजती है। जब वो दरवाजे पर जाकर देखते हैं तो बाहर 2 लड़कियां खड़ी होती हैं। वो कैमरे के सामने आकर कहती हैं कि दरवाजा खोलिए, हमें आपको वीआईपी सर्विस देने के लिए भेजा गया है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि उन लड़कियों को वहां किस इरादे से भेजा गया था। दरवाजा खोलते ही वो दोनों अंदर आ जाती हैं और कहती हैं सर हमें आपकी एंजॉयमेंट के लिए भेजा गया है, आप जैसा कहेंगे हम वैसी सर्विस देंगे। ये सुनते ही स्पॉटर केन अपना लालच रोक नहीं पाता। वो उनसे कहता है कि पहले मेरी बॉडी मसाज करो, बाकी सर्विस बाद में लूंगा। बस फिर क्या था, वो अपने कपड़े उतार कर लेट जाता है और वो लड़कियां उसे मसाज देने लगती हैं। लेकिन ये सब देखकर सैम को और भी ज्यादा शक होने लगता है। वो साफ मना कर देता है कि उसे फिलहाल कोई सर्विस नहीं चाहिए। ठीक उसी वक्त होटल का मैनेजर वहां आता है और कमरे की एक बड़ी कांच वाली खिड़की खोलने लगता है। सैम उसे टोकता है कि खिड़की खोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो मैनेजर जबरदस्ती खिड़की खोल देता है। ये सब सैम के सिर के ऊपर से जा रहा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ जैसे ही खिड़की से बाहर झांकता है उसे दिखता है कि उनकी बिल्डिंग से करीब 3-4 किलोमीटर दूर एक दूसरी बिल्डिंग की छत से कोई फायर कर रहा है। सैम चिल्लाकर सबको वार्न करता है यहाँ कोई स्नाइपर है, सब नीचे झुक जाओ। सैम की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि स्नाइपर की गोलियां कमरे में यहाँ वहां ढसने लगती हैं। अब सैम को ये समझने में देर नहीं लगती कि उन्हें यहाँ आखिर क्यों बुलाया गया था। वो लोग तुरंत सोफे और दीवारों के पीछे छिपने लगते हैं। उधर दूर बैठा स्नाइपर एक के बाद एक शॉट ले रहा था। चारों तरफ गोलियां चलती देख केन कहता है भाई तेरी बात सच थी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। स्नाइपर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच कमरे के अंदर मौजूद होटल का एक स्टाफ सैम पर हमला कर देता है। सैम चालाकी से पहले उस स्टाफ को स्नाइपर के टारगेट एरिया से हटाकर साइड में ले जाता है और फिर उससे हैंड टू हैंड फाइट शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते सैम एक चाल चलता है और उस स्टाफ को स्नाइपर की रडार में ले आता है। नतीजा ये होता है कि वो स्नाइपर बिना समझे एक शॉट लेता है जो सीधा उस स्टाफ की खोपड़ी के आर पार हो जाता है। जैसे ही उस स्टाफ की खोपड़ी उड़ती है तभी होटल का मैनेजर सीधे सैम पर टूट पड़ता है। अब सैम खुद को बचाने के लिए उस मैनेजर के साथ भिड़ जाता है। फाइट के दौरान वो टेबल से कांच का एक फूलदान उठाता है और मैनेजर के सिर पर दे मारता है, जिससे उसका चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। लड़ाई खत्म होते ही सैम नोटिस करता है कि स्नाइपर ने फायरिंग रोक दी है। केन को लगता है कि ये भागने का सही मौका है, लेकिन सैम उसे सख्ती से मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ से 1 इंच भी हिलना मौत को दावत देना है, क्योंकि स्नाइपर बस हमारे हिलने का इंतजार कर रहा है ताकि वो हमारी खोपड़ी उड़ा सके। लेकिन उन 2 लड़कियों में से एक स्नाइपर शॉट्स देखकर इतनी डर गई थी कि वो सैम की बात अनसुनी कर देती है। दरअसल उन लड़कियों को अंदाजा नहीं था कि स्नाइपर कितने खतरनाक होते हैं। वो डर के मारे खड़ी होने की कोशिश करती है, तभी सैम अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर झपट पड़ता है। ठीक उसी वक्त स्नाइपर का शॉट आता है, लेकिन सैम की फुर्ती की वजह से उस लड़की की जान बच जाती है। मौत के मुंह से वापस आने के बाद उस लड़की को समझ आता है कि स्नाइपर कितना बड़ा खतरा है। तभी दूसरी लड़की केन को बताती है कि सामने एक बैग पड़ा है जिसमें उसका मोबाइल है, ताकि वो इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल कर सके। केन बड़ी सावधानी से रेंगते हुए उस बैग तक पहुंचता है और उसे खींचकर अपने पास ले आता है। पर जब वो फोन निकालता है तो देखता है कि वहां सिग्नल ही नहीं है। काफी देर तक छिपे रहने के बाद उन्हें लगता है कि स्नाइपर शांत है। सैम स्नाइपर की लोकेशन और बाहर का नजारा देखने के लिए कोई आईना ढूंढता है। तभी एक लड़की अपने पास से छोटा सा मेकअप बॉक्स वाला शीशा सैम की तरफ फेंकती है। सैम सोफे की आड़ से उस छोटे शीशे के जरिए बाहर देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो अधमरा मैनेजर फिर से उठ खड़ा होता है और सैम पर हमला कर देता है। उससे बचते बचते सैम स्नाइपर के टारगेट एरिया में आ जाता है। केन दूर से देख लेता है कि स्नाइपर अब सैम का काम तमाम कर देगा। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए केन अपनी सेफ्टी छोड़कर बाहर आता है और मैनेजर पर टूट पड़ता है। सैम तो बच जाता है, लेकिन केन उस मैनेजर को पीटते पीटते खुद स्नाइपर की रेंज में आ जाता है। वो मैनेजर का सिर फोड़ देता है और काफी देर तक उनके बीच गुत्थम गुत्था चलती है, जिसके बाद केन उस मैनेजर को बिल्डिंग की खिड़की से नीचे फेंक देता है। मैनेजर को नीचे फेंकने के बाद केन एक कांच की दीवार की आड़ ले लेता है ताकि स्नाइपर की नजर से बच सके। उधर दूर से सैम उसे चिल्लाकर बोलता है कि वहां से 1 इंच भी मत हिलना। साथ ही सैम अपनी जान बचाने के लिए केन को थैंक यू भी बोलता है, लेकिन असल में वो स्नाइपर इतनी देर से केन को ही निशाना बना रहा था। सैम की बात पूरी होने से पहले ही स्नाइपर एक शॉट लेता है जो कांच की दीवार को चीरता हुआ सीधा केन के पेट के आर पार निकल जाता है। सैम को समझ आ जाता है कि केन के साथ बहुत बुरा हो गया है। केन लड़खड़ाते हुए जैसे ही दीवार के बाहर आता है, सैम देखता है कि स्नाइपर के शॉट ने केन के पेट में छेद कर दिया है। ये मंजर देख सैम गुस्से और दुख से भर जाता है, पर वो चाहकर भी केन के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि जरा सा हिलते ही वो खुद भी स्नाइपर का अगला शिकार बन जाता। सैम की आंखों के सामने ही उसका पुराना यार केन तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। दोपहर से रात हो जाती है और वो लोग स्नाइपर के डर से घंटों एक ही जगह दुबके रहते हैं। जब सैम को लगता है कि अब कोई फायरिंग नहीं हो रही तो वो धीरे से उठकर सोफे से एक तकिया उठाता है और उसे स्नाइपर के टारगेट एरिया में फेंकता है। जब कोई जवाब नहीं आता और वो जैसे ही अपना सिर बाहर निकालता है, स्नाइपर तुरंत एक शॉट लेता है। पर किस्मत अच्छी थी कि सैम बाल बाल बच जाता है। फंसा हुआ महसूस कर सैम उस लड़की का फोन उठाता है और फाइनली अपनी एजेंसी लीडर तुम्हारा को कॉल करता है। कॉल उठते ही सैम उसे अपनी हालत बताता है, लेकिन यहाँ कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। तुम्हारा के सामने कई सीसीटीवी फुटेज चल रहे। वो स्नाइपर असल में तुम्हारा नहीं भेजा था। वो मॉनिटर पर कमरे की हर हरकत देख रही थी। तुम्हारा उसे साफ कहती है वो स्नाइपर मैंने ही भेजा है तुझे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, क्योंकि जो मेरी एजेंसी छोड़गा वो जिंदा नहीं रहेगा। सैम हैरान होकर पूछता है कि क्या बस इतनी सी बात के लिए तुम मुझे मार दोगी? तब तुम्हारा असली राज खोलती है। वो बताती है कि 5 साल पहले सैम ने डार्क वेब के ऑर्डर पर जिन 2 गैंगस्टर्स को मारा था उनमें से एक तुम्हारा का अपना सगा भाई था। उस वक्त सैम तुम्हारा का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा, पर उसने तय कर लिया था कि जिस दिन सैम साथ छोड़गा उसी दिन वो अपने भाई की मौत का बदला लेगी। सैम को अपनी गलती और तुम्हारा के जाल में फंसने का भारी अफसोस होता है। उसे दुख होता है कि उसकी वजह से उसका बेगुनाह दोस्त केन मारा गया। इसी बीच उन 2 लड़कियों में से एक डर के मारे सोफे की आड़ से बाहर भागने की कोशिश करती है। सैम और दूसरी लड़की उसे रोकते हैं, पर वो जैसे ही बाहर निकलती है स्नाइपर उसके पेट में गोली मार देता है और वो मरी या नहीं ये पक्का करने के लिए वो उसकी पीठ पर एक और शॉट लेता है। वो लड़की वहीं ढेर हो जाती है। अब हमें पहली बार वो स्नाइपर दिखाई देता है।
देता है जो दूर एक बिल्डिंग की छत पर अपनी स्नाइपर और नाइट विजन गियर के साथ बैठा है। इसी दौरान सैम देखता है कि सामने टेबल पर एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा है। बॉक्स देखते ही सैम समझ जाता है कि ये एक स्नाइपर बॉक्स है और इसमें पक्का कोई स्नाइपर या शॉटगन होगी। अब वो अपनी जान की परवाह छोड़ देता है और एक दौड़ लगाकर सीधा टेबल के पास पहुंचता है। बॉक्स खोलते ही उसे अंदर एक स्नाइपर राइफल मिलती है। वो जैसे ही उसे असेंबल करना शुरू करता है तभी कमरे के अंदर कुछ स्पेशल फोर्स के कमांडो घुसने लगते हैं। स्पेशल कमांडोज को देख सैम और वो लड़की एकदम चुप हो जाते हैं। कमांडो पूरे कमरे में उन्हें पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। सैम अपनी स्नाइपर के साथ टेबल के नीचे घात लगाकर बैठा था। जब कमांडो उसे ढूंढ रहे थे तभी सैम अपने स्नाइपर स्कोप से दूर वाली बिल्डिंग के उस स्नाइपर को देख लेता है। अब वो कोई मौका नहीं गंवाता और अपनी जान दांव पर लगाकर सीधा उस स्नाइपर के सिर पर निशाना साधकर एक शॉट लेता है। एक ही शॉट में वो उस स्नाइपर की खोपड़ी उड़ा देता है। जैसे ही सैम शॉट लेता है कमरे में मौजूद कमांडो को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वो टेबल पर नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों से टेबल को छलनी करने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं सैम एक आग लगाने वाली बोतल एक कमांडो पर फेंकता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो अपनी स्नाइपर से वहां खड़े 4-5 कमांडोज को एक साथ ढेर कर देता है। तभी अचानक एक कमांडो उस लड़की को हॉस्टेज बना लेता है और सैम को स्नाइपर नीचे रखने को कहता है। सैम उसे बातों में उलझाता है और तभी वो लड़की उस कमांडो के पेट पर जोरदार लात मारती है। मौका मिलते ही सैम उसकी भी खोपड़ी उड़ा देता है। ठीक उसी वक्त उस स्नाइपर मौजूद है। उसे एहसास होता है कि यहाँ से बच निकलना इतना आसान नहीं है। अब वो लड़की सैम से कहती है, देखो अगर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं तभी तुम यहाँ से बच पाओगे। मतलब साफ था कि किसी एक को तो स्नाइपर के आगे अपनी जान देनी ही होगी। लड़की फैसला कर लेती है कि वो स्नाइपर के सामने जाएगी ताकि सैम को निकलने का मौका मिले। वो अपनी छोटी बेटी की फोटो निकालती है और सैम को देते हुए कहती है, अगर मैं मारी जाऊं तो प्लीज मेरी बच्ची का ख्याल रखना। सैम उसे दिलासा देता है कि और लोग आ धमकते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सैम तेजी से वहां पहुंचता है और एक शॉटगन उठाकर करके सबको ढेर करना शुरू करता है। तभी एक आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है। सैम उससे लड़ते लड़ते एक लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वहां वो उस आदमी को खत्म करके लिफ्ट से बाहर आता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है सैम उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है। सैम की उंगली में हमें ग्रेनेड की एक पिन फंसी हुई दिखती है। अगले ही पल एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरी लिफ्ट उड़ जाती है। साथ ही वो आदमी भी वहीं मर जाता है। एक तरफ ये हो रहा था तो दूसरी तरफ वो लड़की खुद को स्नाइपर के आगे झोंक देती है। इससे पहले कि सैम उसके पास पहुंच पाता स्नाइपर उस लड़की को पीछे से गोली मार देता है। वो लड़की सैम की गोद में धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। गुस्से में भरा सैम वहां पड़ी स्नाइपर राइफल उठाता है और दूर बैठे उस दूसरे स्नाइपर पर निशाना लगाता है। दोनों एक साथ एक दूसरे पर फायर करते हैं लेकिन सैम की गोली सीधा उस स्नाइपर के माथे के बीचों बीच लगती है और उसकी खोपड़ी उड़ जाती है। इस तरह सैम दोनों स्नाइपर्स को ढेर कर देता है। स्नाइपर को मारने के बाद सैम उस लड़की के पास आता है। वो मरते मरते आखिरी बार सैम से अपनी छोटी बच्ची का ख्याल रखने की गुजारिश करती है और सैम की गोद में ही जान दे देती है। तभी वहां से निकलते वक्त सैम देखता है कि उसका दोस्त केन अभी भी जिंदा है। सैम उसके पास दौड़ कर जाता है और कहता है, तुझे कुछ नहीं होगा दोस्त, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। लेकिन केन उससे कहता है, भाई मैं अब और नहीं बचूंगा, तू यहाँ से जल्दी भाग जा क्योंकि वो और भी खतरनाक आर्मी भेजने वाले। ये कहते कहते केन सैम के हाथों में ही अपनी आखिरी सांस लेता है। उसी वक्त सैम देखता है कि खिड़की के सामने एक ड्रोन आ गया है। इससे पहले कि वो कुछ समझे ड्रोन से उस पर भारी गोलाबारी शुरू हो जाती है। सैम अपनी स्नाइपर उठाता है और एक सटीक शॉट से उस ड्रोन को भी नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बिल्डिंग की सीढ़ियों से स्पेशल फोर्स की आर्मी ऊपर आ रही है। सैम अपने दोस्त केन से कहता है, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा और हमेशा तेरा कर्जदार रहूंगा। अपने दोस्त को आखिरी विदाई देकर वो कमरे की बेडशीट उठाता है, उसे अपने शरीर पर लपेटता है और खिड़की तोड़कर नीचे छलांग लगा देता है। नीचे गिरते वक्त वो बेडशीट पैराशूट की तरह काम करती है और वो सही सलामत एक ट्रक के ऊपर लैंड कर जाता है। इस घटना के कुछ दिन बाद हम एजेंसी लीडर तुम्हारा को देखते हैं जिसे खुद सैम कॉल करता है। सैम कहता है, मुझे मारना चाहती थी, अच्छी बात है, लेकिन मुझे जिंदा छोड़कर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका हर्जाना तुझे भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा पलट कर कहती है, तेरी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन तू बच गया, पर अब कभी मेरे सामने मत आना वरना वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये बातें करते हुए तुम्हारा अपने 2 बॉडीगार्ड्स को बाहर छोड़ देकर वॉशरूम में जाती है। तभी हम पड़ोस के वॉशरूम से सैम को बाहर निकलते देखते हैं। उसने एक सफाई कर्मचारी की ड्रेस पहनी हुई है और सफाई के बहाने वो उसी बाथरूम में घुस जाता है जिसमें तुम्हारा गई है। बाहर खड़ी डी है गार्ड्स को लगता है कि कोई क्लीनर गया है। कुछ देर बाद सैम वहां से बाहर आता है और एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ डेज कर उन गार्ड्स के पीछे से चुपचाप निकल जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि सैम ने वॉशरूम के अंदर तुम्हारा का क्या हाल किया होगा। और सैम के साथ जो छोटी प्यारी बच्ची दिख रही है ये उसी महिला की बेटी है जिसे दिए वादे के मुताबिक सैम ने अपनी बेटी की तरह अपना लिया है। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।